प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कवि विद्यापति का परिचय प्राप्त करने जा रहे हैं। आज हम कवि विद्यापति का परिचय प्राप्त करते हुए इनके व्यक्तित्व के बारे में, इनके कृतित्व के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कवि विद्यापति का जन्म सन 1380 ईस्वी में माना जाता है। इनका जन्म बिहार के मधुबनी जिले के बिस्सी गांव में माना जाता है। आइए इनके बारे में हम बिंदुवार जानकारी प्राप्त करें। विद्यापति का जन्म सन 1380 ईस्वी में हुआ। विद्यापति का जन्म सन 1380 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म बिहार के मिथिला अंचल के मधुबनी जिले के बिस्सी गांव में हुआ। बिहार के मिथिला अंचल के मधुबनी जिले के बिस्सी गांव में विद्यापति का जन्म हुआ। मधुबनी बिहार के बिस्सी गांव के एक ऐसे परिवार में आपका जन्म हुआ जो विद्या और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। ऐसे परिवार में विद्यापति का जन्म हुआ जो ज्ञान के लिए और विद्या के लिए प्रसिद्ध था। उनके जन्म काल के संबंध में प्रामाणिक सूचना उपलब्ध नहीं है। उनके रचना काल और आश्रयदाता के राज्यकाल के आधार पर उनके जन्म और मृत्यु का अनुमान किया गया है। उनके रचना काल और आश्रयदाता के राज्यकाल के आधार पर ही उनके जन्म और मृत्यु वर्ष का अनुमान किया गया है। विद्यापति मिथिला नरेश राजा शिवसिंह के अभिन्न मित्र, राजकवि और सलाहकार थे। विद्यापति मिथिला नरेश राजा शिवसिंह के अभिन्न मित्र थे, राजकवि थे और सलाहकार के रूप में कार्य करते थे। विद्यापति बचपन से ही अत्यंत कुशाग्र बुद्धि और तर्कशील व्यक्ति थे। इनकी बुद्धि अत्यंत कुशाग्र थी और वे तर्क के आधार पर अपने मन में उठे हुए प्रश्नों का समाधान करना अधिक पसंद किया करते थे। इस प्रकार विद्यापति बचपन से ही अत्यंत कुशाग्र बुद्धि थे और वे तर्कशील व्यक्ति थे। साहित्य, संस्कृति, संगीत, ज्योतिष, इतिहास, दर्शन, न्याय, भूगोल आदि के वे प्रकांड पंडित थे। वे एक प्रकांड पंडित व्यक्तित्व के धनी थे। वे साहित्य, संस्कृति, संगीत, ज्योतिष, इतिहास, दर्शन, न्याय, भूगोल आदि के प्रकांड पंडित थे। उन्होंने संस्कृत, अवहट्ट, अपभ्रंश और मैथिली तीनों भाषाओं में रचनाएं की। विद्यापति ने संस्कृत भाषा में रचनाएं की, अवहट्ट यानी अपभ्रंश भाषा में रचनाएं की और मैथिली यानी तीनों ही भाषाओं में उन्होंने रचनाएं की। इसके अतिरिक्त उन्हें और भी कई भाषाओं, उपभाषाओं का ज्ञान था। वे बहुभाषाविद थे। उन्हें अनेक भाषाओं और उपभाषाओं का ज्ञान था। वे आदिकाल और भक्ति काल के संधि कवि कहे जाते हैं। उनकी कीर्ति लता और कीर्ति पताका जैसी रचनाओं पर दरबारी संस्कृति और अपभ्रंश काव्य परंपरा का प्रभाव है, जो उनकी पदावली के गीतों में भक्ति और श्रृंगार की गूंज है। जैसा कि हम जानते हैं, विद्यापति द्वारा रचित पदावली के गीतों में भक्ति और श्रृंगार की गूंज है। उनकी रचनाएं भक्ति रस से सरोबार है, जिसमें श्रृंगार का अतुलित सौंदर्य दृष्टिगत होता है। उनकी कीर्तिलता और कीर्ति पताका जैसी रचनाओं पर दरबारी संस्कृति और अपभ्रंश काव्य परंपरा का विशेष रूप से प्रभाव है। उनकी पदावली के गीतों में भक्ति और श्रृंगार की गूंज हमें दिखाई पड़ती है, गूंज हमें सुनाई पड़ती है। विद्यापति की पदावली ही उनके यश का मुख्य आधार है। उनकी कीर्ति और यश का मुख्य आधार विद्यापति द्वारा रचित पदावली ही है। वे हिंदी साहित्य के मध्यकाल के पहले ऐसे कवि माने जाते हैं जिनकी पदावली में जन भाषा में जन संस्कृति की अभिव्यक्ति हुई है। वे हिंदी साहित्य में मध्यकाल के ऐसे पहले कवि माने जाते हैं जिनकी पदावली में जन भाषा में प्रयोग, जन भाषा में रचनाएं हुई है। जन भाषाओं में रचनाएं हुई है, उनमें जन संस्कृति की अभिव्यक्ति हुई है। जन संस्कृति की प्रखर अभिव्यक्ति जन भाषा में उनके पदावली के माध्यम से हमें प्राप्त हुई है।
वे हिंदी साहित्य के मध्यकाल के पहले ऐसे कवि हैं जिनकी पदावली में जन भाषा में जन संस्कृति की अभिव्यक्ति हुई है। मिथिला क्षेत्र के लोक व्यवहार में और सांस्कृतिक अनुष्ठानों में उनके पद इतने रच बस गए हैं कि पदों की पंक्तियां अब वहां के मुहावरे बन गई है। किसी भी भाषा में जब किसी व्यक्ति द्वारा कही गई उक्तियां या कहे गए वाक्य जब मुहावरों के रूप में प्रयोग होने लगे, यह उस व्यक्ति की कीर्ति और यश का मुख्य आधार माना जाता है। मिथिला क्षेत्र के लोक व्यवहार में, लोक जीवन में और सांस्कृतिक अनुष्ठानों में उनके पदों का इतनी पर्याप्त मात्रा में गायन किया जाता था, उन पदों को इतनी अधिक मात्रा में गा करके लोग आनंद का अनुभव करते थे। उनके पद इतने रच बस गए हैं कि पदों की पंक्तियां अब मुहावरों के रूप में प्रयोग होने लगी है। पद लालित्य, मानवीय प्रेम और व्यावहारिक जीवन के विविध रंग इन पदों को मनोरम और आकर्षक बनाते हैं। इनके पद लालित्य से भरे हुए हैं, जिनमें मानवीय प्रेम की अभिव्यक्ति होती है, और व्यवहारिक जीवन के विविध रंग इन पदों के माध्यम से हमें देखने को मिलते हैं। इन पदों के माध्यम से जो पद लालित्य, मानवीय प्रेम और व्यवहारिक जीवन के विविध रंग उजागर हुए हैं, उनके माध्यम से इन पदों को मनोरम और आकर्षक स्वरूप प्रदान किया गया है। यानी ये जो विविध रंगों से सरोबार पद है, ये पद मनोरम है और आकर्षक है। राधा कृष्ण के प्रेम के माध्यम से लौकिक प्रेम के विभिन्न रूपों का चित्रण किया गया है। इनके पदों में लौकिक प्रेम के विभिन्न रूपों का चित्रण किया गया है। राधा कृष्ण के प्रेम को आधार बनाकर इनके पदों में लौकिक प्रेम के विभिन्न रूपों का चित्रण किया गया है। स्तुति पदों में विभिन्न देवी देवताओं की भक्ति आराधना की गई है। प्रकृति संबंधी पदों में प्रकृति की मनोहर छवि रचनाकार के अपूर्व कौशल, प्रतिभा और कल्पनाशीलता की परिचायक है। राधा कृष्ण के प्रेम के माध्यम से उन्होंने अपने पदों में लौकिक प्रेम के विभिन्न रूपों का चित्रण किया है। उन्होंने अपने पदों में, स्तुति पदों में विभिन्न देवी देवताओं की भक्ति आराधना की है। उनके पदों में प्रकृति संबंधी पदों में प्रकृति की मनोहर छवि रचनाकार के अपूर्व कौशल, प्रतिभा और कल्पनाशीलता की परिचायक है। उनकी महत्वपूर्ण कृतियां इस प्रकार से है: कीर्ति लता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा, लिखनावली और पदावली। पदावली उनके पदों में प्रेम और सौंदर्य की अनुभूति की जैसी निश्चल और प्रगाढ़ अभिव्यक्ति हुई है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। उनके पदों में प्रेम और सौंदर्य की अनुभूति का भाव बहुत ही गहनता से भरा हुआ है। उनके पदों में हमें प्रेम और सौंदर्य की गहन अनुभूति होती है, और उसके साथ में अनुभूति की निश्चल और प्रगाढ़ अभिव्यक्ति जो हमें देखने को मिलती है, वह अन्यत्र बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही कठिनाई से देखने को मिलती है। इनकी मृत्यु सन 1460 ईस्वी में मानी जाती है। पद पदावली से इस पाठ्य पुस्तक में विद्यापति के 3 पद लिए गए हैं। प्रथम पद, पतिया लय जायत रे मोरा पियतम पास, एही कार्तिक मास। इस प्रथम पद में, जिसकी प्रारंभिक पंक्तियां हैं, पतिया लय जायत रे मोरा पियतम पास, एही कार्तिक मास से समाप्त हो रहे इस पद में विरहिणी के हृदय के उद्गारों को प्रकट करते हुए उन्होंने उसको अत्यंत दुखी और कातर बताया है। इस पद में विरह पीड़ा से भरी हुई नायिका के हृदय के उद्गारों को प्रकट किया गया है और उसको विरह में दग्ध बताया गया है, विरह वेदना से पीड़ित बताया गया है। विरह वेदना में अत्यंत वह पीड़ित होकर के बहुत ही दुखी है और बहुत ही कातर स्थिति में है।
वह अपने प्रिय के पास अपना विरह से भरा हुआ संदेश भिजवाना चाहती है। अपने हृदय में विरह के भाव का वह प्रकटीकरण करना चाहती है। विरह के भाव का संदेश वह अपने प्रियतम के पास में भिजवाना चाहती है। उसका हृदय प्रियतम श्री कृष्ण द्वारा हर लिया गया है। नायिका कहती है कि उसके हृदय का हरण तो उसके प्रियतम श्री कृष्ण ने कर लिया है। श्री हरि ने हरण कर लिया उसके मन को, उसके हृदय को, उसके मन को और उसके हृदय को उसके प्रियतम श्री कृष्ण द्वारा हर लिया गया है, हरण कर लिया गया है। और प्रियतम गोकुल छोड़कर मधुपुर जा बसे हैं। मधुपुर से आशय है मथुरा जा बसे हैं। कवि ने उनके कार्तिक मास में आने की संभावना प्रकट की है। दूसरे पद जिसकी प्रारंभिक पंक्ति है सखी है कि पूछसी अनुभव मोय, और जिसकी आखिरी पंक्ति है लाखे न मिलल एक, में प्रियतमा सखी से कहती है कि मैं जन्म जन्मांतर से अपने प्रियतम के रूप सौंदर्य को लगातार देख रही हूँ, उनके रूप सौंदर्य का पान कर रही हूँ, उनको देखती रही हूँ, परंतु अभी तक भी मेरे नेत्र संतुष्ट नहीं हुए। मैं अपने प्रियतम के रूप सौंदर्य का पान लगातार कर रही हूँ, लेकिन मेरे नेत्र अब तक भी संतुष्ट नहीं हुए हैं। उनके मधुर बोल कानों में सदैव गूंजते रहते हैं। प्रियतम के मधुर बोल कानों में सदैव गूंजते से लगते हैं। इस पद में प्रेम की महत्ता का प्रतिपादन किया गया है। प्रेम में कभी तृप्ति नहीं मिलती और मन अतृप्त ही रहता है। तीसरे पद जिसकी प्रारंभिक पंक्ति है कुसुमित कानन हेरी कमल मुखी, और जिसकी आखिरी पंक्ति है लखिमा देई रमान, इसमें कवि ने विरहिणी प्रियतमा का दुख भरा चित्र प्रस्तुत किया है। विरह में भरी हुई नायिका का बेहद ही दुख भरा, कष्ट भरा, विरह से भरा चित्र प्रस्तुत किया है। इसमें वसंत का चित्रण उद्दीपन रूप में किया गया है। कुसुमित उपवन को देखकर नायिका आंखें बंद कर लेती है। विरह दुख के कारण नायिका के नेत्रों से अश्रुधारा बहे चली जाती है, जिससे उसके नेत्र नहीं खुल पाते हैं। उसके हृदय में बहुत अधिक दुख है, उसके हृदय में बहुत अधिक विरह का भाव है, और वह दुख और विरह के भाव को धारण करती हुई अपने नेत्र बंद कर लेती है। जैसे ही वह अपने नेत्र बंद कर लेती है, उसके हृदय की विरह का भाव उसके नेत्रों के माध्यम से अभिव्यक्त होता सा लगता है। विरह दुख के कारण नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होती चली जाती है, जिससे उसके नेत्र खुल नहीं पा रहे हैं। वह विरह में क्षण क्षण क्षीण होती जा रही है, और नायिका विरह से पीड़ित है, दुख से पीड़ित है, विरह की अग्नि में जल रही है, और वह धीरे धीरे विरह में जलती हुई क्षण क्षण क्षीण होती हुई जा रही है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अध्याय 9 में वर्णित कवि विद्यापति का परिचय प्राप्त किया है। इनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अगले वीडियो में हम कवि विद्यापति द्वारा रचित पद, जो उनके द्वारा रचित पदावली से लिए गए हैं, जिसकी पद की पहली पंक्ति है के पतिवा लय जायत रे, का अध्ययन करेंगे। इससे संबंधित वीडियो लेकर हम शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार।